ओके, अब हम फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स विद लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो आपके पास ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट करना है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स। देखते हैं कि जब हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक, स्पेशली लीनियर डाइलेक्ट्रिक, जब हम इंसर्ट कर देते हैं या हमारे पास कहीं भी डाइलेक्ट्रिक के साथ कोई बाउंड्री बन रही होती है, तो हमारे पास किस तरीके से बाउंड्री कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लें कि हमने बात करें होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक की, तो आपको पता है कि उस केस में आपके पास जो रो बी है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्री चार्ज डेंसिटी रो एफ। देखें जैसे यहाँ पे बताया, दिस डज नॉट अप्लाई टू द सरफेस चार्ज बिकॉज का इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजिशन ऑब्वियसली एट द बाउंड्री। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आपके पास लीनियर डाइलेक्ट्रिक, होमोजेनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में जो बाउंड चार्ज डेंसिटी रो भी है वो प्रोपोर्शनल होती है फ्री चार्ज डेंसिटी रो एफ के। ये केस आप सिग्मा पे अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज जो काई ई है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती ऑफ पोजीशन ऑब्वियसली एट द बाउंड्री। ठीक है, मतलब बाउंड्री के ऊपर सरफेस चार्ज होता है ना, तो फिर वो उसकी वैल्यू वहाँ पे आके चेंज हो जाती है। तो हम जनरली ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो है वो सिग्मा बी सिग्मा एफ के प्रोपोर्शनल है। रो बी जैसे आपको पता है वो बराबर, यहाँ पे इन्होंने शो भी किया हुआ कि किस तरीके से रो बी जो है वो रो एफ के प्रोपोर्शनल है। रो बी जो है वो माइनस डाइवर्जेंस ऑफ पी के बराबर है, और पी जो है उसकी वैल्यू आपने पीछे कैलकुलेट कर ली है इन टर्म ऑफ डी, इन्होंने इसको निकाल के लिख दिया है। एंड देन वहाँ से थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करके डाइवर्जेंस ऑफ डी जैसे हमें पता है रो एफ के बराबर होता है, तो यहाँ से आपके पास रो बी हो गया रो एफ के बराबर, लेकिन इसको हम सिग्मा बी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इन पर्टिकुलर अनलेस फ्री चार्ज एम्बेडेड इन द मटेरियल, अगर आपके पास रो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा अनलेस कि आप कोई फ्री चार्ज जो है वो इंसर्ट कर दें उस मटेरियल के अंदर, डाल दें उस मटेरियल के अंदर, एंड एनी नेट चार्ज मस्ट रिजाइड एट द सरफेस। तो अगर कोई चार्ज, अगर आपने कोई एक्सटर्नल चार्ज अंदर नहीं डाला और जो भी चार्ज उसके ऊपर है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर ही है, तो फिर तो रो आपके पास क्या हो जाता है, ज़ीरो होता है। तो इस तरह के डाइलेक्ट्रिक के अंदर द पोटेंशियल ओबेज लैप्लास इक्वेशन, फिर उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऑब्वियसली रो ज़ीरो हो जाता है, तो पोटेंशियल के ऊपर आप लैप्लास इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं, और वही सारी चीज़ें हम करेंगे जो हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर स्पेशल टेक्निक्स में पढ़ा था। It is convenient, however, to rewrite the boundary condition in a way that makes reference only to the free charge। तो फिर लेकिन हम क्योंकि फ्री चार्ज को लेके अब सारा कुछ करेंगे, तो ये बेहतर है कि आप जो है वो बाउंड्री कंडीशंस को दोबारा से देख लें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बाउंड्री कंडीशन है, एप्सिलॉन अबव ई परपेंडिकुलर अबव माइनस एप्सिलॉन बिलो ई परपेंडिकुलर बिलो इज इक्वल टू सिग्मा एफ। मतलब आपके पास अगर दो डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स हैं या दो डिफरेंट मीडियम्स हैं और उनके दरमियान में इंटरफेस हो रहा है, तो एक मीडियम अबव वाला उसका एप्सिलॉन, और फिर बिलो जो भी आपका इंटरफेस है उस पर आप अबव, उसके अबव जो आपके पास मीडियम है उसका एप्सिलॉन, और जो उससे बिलो है उसका एप्सिलॉन, और उसके अबव की इलेक्ट्रिक फील्ड और बिलो की फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर जो फ्री चार्ज है सरफेस का फ्री चार्ज उसके बराबर आ जाएगा। और अगर हम इन टर्म ऑफ पोटेंशियल देखें तो आपके पास वो इसके बराबर आ जाएगा। तो वेयर इज़ द पोटेंशियल इटसेल्फ, ऑफ कोर्स कॉन्टीन्यूस पोटेंशियल इटसेल्फ कॉन्टीन्यूस होता है जैसे हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ें, लेकिन वैसे पोटेंशियल की फॉर्म में अगर हम लोग इक्वेशन 4.40 को लिखें तो वो इस तरीके से आएगी। तो अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल 4.7, जिसमें आपके पास एक स्फीयर है। प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, बजाय ये कि सिर्फ लिखे हुए स्टेप्स को आप समझें, आप थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश किया करें कि ये प्रॉब्लम कैसे हो रहा है। तो अगर मुझे इंडिपेंडेंटली करना पड़े तो मैं इसको कैसे करूँ। अगर आपके पास एक होमोजीनियस लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, अब आपने उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पहली बात तो ये कि ऑब्वियसली एक डाइलेक्ट्रिक है, अब आपने उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा है, तो अगर आप उसके अंदर एक पोलराइजेशन होगी, जब उसके अंदर पोलराइजेशन होगी उसकी वजह से सरफेस चार्ज इंड्यूस होगा। उस सरफेस चार्ज की वजह से, सरफेस चार्ज जो है जो ऑलरेडी चार्ज मौजूद है, अगर कोई चार्ज मौजूद है तो उसके इफेक्ट को क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। तो ये इन्होंने कहा है कि ये एग्ज़ाम्पल जो है ये बेसिकली आपके पास 3.8 एग्ज़ाम्पल से इस तरीके से रिलेट करी है। उसके अंदर आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक्सटर्नल चार्ज नहीं है कोई, ठीक है, तो अनचार्ज कंडक्टर था,
तो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको रखा था। तो यहाँ से आप इस एग्जांपल के साथ ये वाली एग्जांपल कंपेयर करके ये भी देख सकते हैं कि अगर आप एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करता है, और अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो किस तरीके से भेजता है। तो ऑब्वियसली आप जब एक कंडक्टर को अंदर रखते हैं तो आपके पास जो सरफेस चार्ज होता है वो कम्प्लीटली एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल कर देता है, जबकि जो डाइलेक्ट्रिक है उसके केस में ऑब्वियसली कैंसिलेशन जो होती है वो पार्शियल होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास लैप्लास इक्वेशन, अगर हमने कोई चार्ज उसके अंदर नहीं डाला हुआ और जितना भी चार्ज है वो सिर्फ उसकी सरफेस पे ही अगर है कोई एक्सटर्नल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने उसकी अंदर कोई चार्ज इंड्यूस नहीं किया और जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी जो चार्ज आएगा वो उसकी सरफेस के ऊपर आएगा, और कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं है जिसकी वजह से, जो हम स्टार में हम सब पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से सिग्मा बी का सोर्स क्या होता है, रो बी का सोर्स क्या होता है। तो रो अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आप लैप्लास इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास जो बाउंड्री है, जो इंटरफेस है वो स्फेरिकल सरफेस है। वी इन जो है वो उसके अंदर वाला रीजन होगा और वी आउट जो है वो उसके बाहर वाला रीजन होगा स्फेरिकल सरफेस के। मतलब स्मॉल आर लेस देन आर के लिए वी इन हो जाएगा कैपिटल आर, और स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए वी आउट हो जाएगा। तो बाउंड्री कंडीशन आप लगाएंगे तो जैसे वी कॉन्टीन्यूस होता है एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब एट द सरफेस आपके पास वी इन इज इक्वल टू वी आउट के बराबर होगा। इसके अलावा ये कि एट आर इज इक्वल टू आर, अब देखें यहाँ पे आपके पास जैसे ये कंडीशंस हैं 4.40 4.41, ये आपके पास इनकी राइट हैंड साइड सिग्मा एफ के बराबर है। तो अगर कोई फ्री चार्ज नहीं है, आपने उसके ऊपर कोई भी फ्री, सिर्फ बाउंड चार्ज है ना जो पोलराइजेशन की वजह से, कोई फ्री चार्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी बाउंड्री कंडीशन की 4.41 बाउंड्री कंडीशन की राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, और फिर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी सिर्फ सरफेस की बात करें। और थर्ड ये हम अप्लाई कर रहे हैं कंडीशन कि आपके पास जब आप बहुत दूर किसी पॉइंट पे डाइलेक्ट्रिक से किसी दूर किसी पॉइंट पे आर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें तो माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा, जैसे हमने एग्जांपल 3.8 में किया था। तो ये बेसिकली इस तरीके से आ जाता है कि आपके पास ये जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। ठीक है, तो अगर आप कोई आर एक पॉइंट ले रहे हैं जो कि कोई एंगल थीटा बना रहा है विद द जेड डायरेक्शन, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास कंपोनेंट ऑफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑब्वियसली आर कॉज ऑफ थीटा हो जाएगा। तो वी जो होती है वो माइनस ई डी के बराबर होता है। तो ई जो है वो आपके पास यहाँ पे ई नॉट है आउटसाइड, और डी जो है वो आपके पास आर कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो वी नॉट जो है वो माइनस ई नॉट आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो सेकंड जो है वो 4.41 से आया, सिंस देयर इज़ नो फ्री चार्ज एट द सरफेस इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं जो कि हमने स्पेशल टेक्निक्स हमने थर्ड चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। उसमें हमारे पास इक्वेशन है 3.65, जिसमें मतलब बेसिकली हमारे पास दो इक्वेशंस, एक इक्वेशन थी जिसके अंदर दो टर्म्स आ रही थी। एक टर्म जो है वो हम लोग इनसाइड के लिए होती थी और एक आउटसाइड की, मतलब अगर हमने इनसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता था तो एक टर्म 0 हो जाती थी, दूसरी सर्वाइव करती थी, और अगर हमने आउटसाइड करना होता था तो उसी तरह वाइस वर्सा। तो हमारे पास एक ए वाली टर्म होती है पोटेंशियल में, एक बी वाली होती है, क्योंकि हम वो सारे टेक्निक्स दोबारा नहीं करें, हम वो रिज़ल्ट यूज़ करें। तो हम जब इनसाइड फाइंड करते हैं तो इनसाइड जो है वो बी वाली टर्म ब्लो अप कर जाती है, तो इसलिए हम उसको 0 ले लेते हैं और तो सिर्फ हम लोग एक ए वाली टर्म लेते हैं। तो इनसाइड के लिए हमारे पास ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट तो वही हुआ, स्पेशल टेक्निक जो है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली ही यूज़ की है। तो यहाँ पे आपके पास इनसाइड के लिए पोटेंशियल की वैल्यू ये हो गई 4.44, और आउटसाइड के लिए आपके पास जो बी वाली टर्म है वो, और साथ जो हमने एक्सटर्नल जो है वो पोटेंशियल हमने किया है यहाँ पे, जो बाउंड्री कंडीशन में भी हमने लिखा है, ऑब्वियसली वो भी आपके पास आएगा। तो मतलब आउटसाइड जो पोटेंशियल है वो आपके पास एक तो ये वाली टर्म भी आएगी बी वाली, और साथ जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है वो भी आपके पास कंसीडर होगा ई नॉट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बाउंड्री कंडीशन की से अकॉर्डिंग आपके पास एट स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर आपके पास वी इन वी आउट के बराबर आना चाहिए।
तो इन दोनों इक्वेशन 4.44 और 4.45 में हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करके इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे। अब यहाँ से आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इनको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व इस तरीके से करना पड़ेगा कि पी एल जो है जेंडर पोलिनोमियल जो है इनको ओपन करना पड़ेगा। ये वाली इन्होंने यहाँ पे आपको बताया भी हुआ है कि आपको पता है कि L = 1 के लिए P1 cos थीटा के बराबर है। अब यहाँ पे देखें एक टर्म में cos थीटा आ रहा है, तो यहाँ से आपको अंडरस्टूड है कि बाकी जो दो टर्म हैं उनमें भी सिर्फ cos थीटा वाली टर्म ही सर्वाइव करेगी। तो आपने अच्छा अगर आप इसके साथ लें, अदरवाइज़ देखें जब आप समेशन ओपन करेंगे तो एक L = 1 वाली टर्म होगी और एक L ≠ 1 वाली बाकी सारी टर्म्स होंगी। जो L = 1 वाली टर्म होगी उसमें आपके पास ये E0 और cos थीटा सर्वाइव करेगा, और जो L ≠ 1 वाली है उसके अंदर ये सर्वाइव नहीं करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब आप जब L = 1 वाली टर्म लें, ठीक है, यहाँ पे आप सारी जगह L की जगह अगर आप 1 कर दें तो R की पावर 1 हो गई, A 1 हो गया, P1 cos थीटा उसकी जगह cos थीटा आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पे भी L की जगह 1 हुआ, B 1 हो गया, R L की जगह 1 हो गया तो R पावर 2 हो जाएगी, P1 cos थीटा, तो P1 cos थीटा की जगह cos थीटा पुट कर दिया। तो पहली दफ़ा आप L की जगह 1 पुट करें, समीशन को हटा दें, cos थीटा तीनों टर्म में आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और पर जो L ≠ 1 के लिए ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ L = 1 के लिए ही cos थे। क्योंकि देखें क्यों L = 1 के लिए ही रहेगा, क्योंकि हम cos थीटा वाले कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो L = 1 जब होगा तब इसके साथ भी cos थीटा आएगा, इसके साथ भी cos थीटा आएगा, तो तीनों के साथ cos थीटा आ रहा है, तो जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली तीनों के आ जाएंगे, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा और इस साइड पर इसका आ जाएगा। लेकिन जब L ≠ 1 वाली टर्म्स होंगी तो उनमें cos थीटा इस तरीके से तो नहीं आएगा जिस तरीके से यहाँ आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे बाकी हायर ऑर्डर L के, तो उनमें फिर ये चीज़ तो नहीं आएगी ना। तो फिर आपके पास ये बाकी सब के लिए आपके पास ओके ये बच जाएंगे AL RL और BL RL + 1, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन 2 क्या यील्ड कर रही है, बाउंड्री कंडीशन 2। बाउंड्री कंडीशन में यूँ है कि आप पहले बाउंड्री कंडीशन पहली वाली अप्लाई की, अब दूसरी अप्लाई करने, दोनों को रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, एक को एप्सिलॉन। अब यहाँ पे भी आप नोट करें कितने मज़े की चीज़ यहाँ पे जो लिखी हुई है, एप्सिलॉन एक जगह, एप्सिलॉन और V इन है, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक है तो एप्सिलॉन आएगा, आउटसाइड डाइलेक्ट्रिक V आउट है तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। तो दोनों साइड को पार्शियल और पार्शियल R से डिफ्रेंशिएट कर लिया रिस्पेक्ट टू R, और फिर उसके बाद यहाँ पे भी आप देख लें कि एप्सिलॉन R इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ से एप्सिलॉन आउट उठा के आप यहाँ पे जब सेकंड बाउंड्री कंडीशन से एप्सिलॉन आउट उठा के एप्सिलॉन से डिवाइड करेंगे तो वो एप्सिलॉन R के बराबर है। तो बस इसको आपने सॉल्व किया और फिर उसके बाद पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हर जगह स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे। इसमें भी फिर इसी तरह आपके पास होगा, एक L = 1 वाली टर्म आएगी और L ≠ 1 वाली टर्म आएगी। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई 4.46 और 4.47, दोनों में L = 1 वाली और L ≠ 1 वाली आ गई। तो इसमें L = 1 के लिए पहले दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके AL BL की वैल्यू फाइंड की तो वो 0 आ रही थी, और जब इसी तरह आपने दूसरी वाली L = 1 वाली दोनों इक्वेशंस को लेके सॉल्व किया तो A1 और B1 की वैल्यू आ गई। बस ये जो A1 B1 आए इसको आपने V इन में पुट कर देना है, क्योंकि आपको इनसाइड ही पोटेंशियल फाइंड करना था। V इन में पुट कर दिया, फिर और cos थीटा की जगह Z ले लिया, एंड द फील्ड इनसाइड द स्पेस ऑफ एप्सिलॉन यूनिफॉर्म। तो ये आपके पास जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है फ्रॉम अ पोटेंशियल तो आप इसको सिंपल E = V = E0 और cos थीटा, ओके। इसमें आपने E = नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ना, मतलब आपने E को
अगर आप फाइंड करना है फ्रॉम वी, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब जेड एक्सेस के अलॉन्ग, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जेड और माइनस साइन भी साथ आएगा, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये आपके पास इनसाइड द स्फीयर आपके पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो जो नेट फील्ड जो इन्होंने बनाई हुई है इनसाइड द फिगर, ये जो स्फीयर के अंदर बनाई हुई है, नेट फील्ड की डायरेक्शन बनाई हुई है, ठीक है। पोलराइजेशन के कैंसिल होने के, पोलराइजेशन की वजह जैसे जो फील्ड है, जो एक्सटर्नल फील्ड है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, तो आपके पास जो नेट फील्ड है वो है, ठीक है। अब एग्जांपल 4.48 है, इसमें आपके पास सपोज द इंटायर रीजन बिलो द प्लेन z इज इक्वल टू 0 से नीचे सारे प्लेन में आपने एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसकी ससेप्टिबिलिटी का ई है उससे आपने फिल कर लिया है, और आपने फोर्स फाइंड करनी है ऑन अ पॉइंट क्यू सिचुएटेड एट डिस्टेंस डी अबव द रीजन, ठीक है। तो इससे अबव आपने किसी पॉइंट के ऊपर, इसमें अब हम लोग जो है वो मेथड ऑफ इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, और उसको भी यूज़ करके हम लोग जो है वो इस वाली इक्वेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि द सरफेस बाउंड चार्ज ऑन द एक्स वाई प्लेन इज़ ऑफ अपोजिट साइन टू क्यू। ऑब्वियसली आपके पास जो सरफेस पे बाउंड चार्ज आएगा एक्सटर्नल चार्ज की वजह से, वो ऑपोजिट साइन तो उसका ऑपोजिट ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट होगा कि नहीं? ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड तो खैर ऑपोजिट ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सॉरी साइन तो ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं? ऑब्वियसली आपको पता है डायरेक्ट के केस में मैग्नीट्यूड तो सेम, उतना ही मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट चार्ज तो इंड्यूस नहीं होता, तो फोर्स जो है वो तो अट्रैक्टिव ही होगी। अच्छा, इन केस ऑफ इक्वेशन 4 में देयर इज़ नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज, तो 4.39 ये वाली जो इक्वेशन है ये आपके पास 4.39, ये तो रो बी प्रोपोर्शनल टू रो एफ, मतलब यहाँ से आपके पास अगर रो एफ 0 है तो रो बी भी आपके पास क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इन व्यू ऑफ इक्वेशन देयर इज़ नो वॉल्यूम बाउंड चार्ज, क्योंकि फ्री चार्ज नहीं है तो ऑब्वियसली कोई वॉल्यूम बाउंड चार्ज नहीं होगा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट सिग्मा बी यूजिंग इक्वेशन 4.11 एंड 4.30। पी डॉट एन हेड से कर लिया, सरफेस के डायरेक्शन जेड हेड के लॉन्ग है तो इसे पी जेड कह दिया, और पी बराबर है एप्सिलॉन और काई ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपने जेड डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जेड कंपोनेंट ले लिया। तो ई जेड इज़ दी जेड कंपोनेंट ऑफ द टोटल फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक का सिग्मा बी फाइंड कर रहे हैं ना, तो टोटल फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक तो जेड डायरेक्शन में वो आ जाएगी एट जेड इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जेड इज इक्वल टू 0 के ऊपर हमने देखा है कि उसकी जो सरफेस है वो जेड इज इक्वल टू 0 पे आ रही है। तो ये जो दिस फील्ड इज़ ड्यू इन पार्ट टू क्यू एंड इन पार्ट टू द बाउंड चार्ज इटसेल्फ, तो मतलब जो फील्ड आउटसाइड है जो सरफेस पे आ रही है वो बाउंड चार्ज की वजह से भी होगी ऑब्वियसली, और जो एक्सटर्नल चार्ज ऊपर क्यू पड़ा है उसकी वजह से भी होगी। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, तो आपके पास जो फॉर्मर कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपके पास बाय यूजिंग कूलम लॉ, अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ओके फ्रॉम कूलम्स लॉ द फॉर्मर कॉन्ट्रीब्यूशन, ओके जो क्यू की वजह से है, ठीक है, जो क्यू की वजह से किसी भी पॉइंट आर के ऊपर जो कि फील्ड है वो आपके पास है क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा जेड एक्सेस के लॉन्ग किसी पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम लोग, तो बेसिकली आपके पास जो पॉइंट है वो ऑन द सरफेस आपने एक लिया, जैसे यहाँ फिगर में शो किया हुआ है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन आर है, ठीक है। और क्यू की वजह से अगर हम इस पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास डिस्टेंस जो है इसका वो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपने आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से यूज़ कर लिया, और आर जो है वो फिर आप फर्दर, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है तो वो आपके पास एक्स अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और कॉस थीटा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जेड कंपोनेंट ले रहे हैं,
तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो z कंपोनेंट है वो फिर ऑब्वियसली cos थीटा उसके साथ आएगा। सेकेंडली ये कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का अपवर्ड कंपोनेंट हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, तो फिर उस केस में आपके पास जो है वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। द z कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द बाउंड चार्ज मीन वाइल इज़ दिस। अब हम लोग बाउंड चार्ज देख लेते हैं। बाउंड चार्ज जो है उसकी वजह से जो हमारे पास जो z कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द बाउंड चार्ज, जो बाउंड चार्ज की वजह से फील्ड है उसका z कंपोनेंट, ये तो चार्ज q की वजह से जो फील्ड थी उसका z कंपोनेंट, अब हम बाउंड चार्ज की वजह से जो फील्ड है उसका z कंपोनेंट। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे आया, ये आप पेज 89 और उसका फुट नोट 6 पढ़ें। तो अब हम उस पर जाते हैं। ओके, देखें 6। Notice that it does not matter which side you call above and which below, since reversal would switch the direction of n hat. Incidentally, if you are only interested in the field due to the essential flat local patch of surface charge itself, the answer is this immediately above the surface and this immediately below the base। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे तो सिंपल बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बता रहे हैं। तो अगर आप किसी भी लोकल पैच ऑफ सरफेस चार्ज की वजह से फील्ड फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं, तो अबव के लिए आप सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन हैट ले लेते हैं इमीजिएटली अबव द सरफेस एंड माइनस सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एन हैट ले लेते हैं इमीजिएटली बिलो। This follows from example 2.4. If you are close enough to patch, it's look like an infinite plane. क्यों? क्योंकि अगर आप एक पैच की वजह से भी फील्ड ले रहे हैं, तो अगर आप उसके बहुत करीब हैं तो वो आपको इनफाइनाइट प्लेन की तरह लगता है, इसलिए हम फील्ड भी वही लेंगे जो हम एक इनफाइनाइट प्लेन की वजह से लेते हैं। Evidently, the entire discontinuity in E is attributable to its local path of charge. तो आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए मैं तो बहुत आगे चली गई। हाँ, एक मिनट। ठीक है, ये हमारे पास ये 3rd चैप्टर पे आ गई मैं, फिर मैं 4th पे आ गई। तो बेसिकली आपके पास इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए द z कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ऑफ द बाउंड चार्ज मीन वाइल इज़ दिस। तो सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, उसकी वजह से जस्ट बिलो अगर आप सरफेस कहना चाह रहे हैं तो वो आपके पास माइनस सिग्मा बी ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 10 आपके पास सिग्मा बी। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास कॉस थीटा है, इसकी जगह इन्होंने वैल्यू पुट कर दी। पहले इक्वेशन में देख रही हूँ, कॉस थीटा जो है वो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे बेस जो है वो डी है इस फिगर में, और हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो इसलिए वहाँ पे डी की जगह ये कॉस थीटा की जगह ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल फील्ड है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये तो फील्ड है ना, z कंपोनेंट ऑफ फील्ड, एक्सटर्नल चार्ज की वजह से भी और सरफेस चार्ज की वजह से भी। तो अब आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो जैसे हमने अभी ऊपर देखी है, वो बराबर है एप्सिलॉन नॉट का ई जेड के। तो ई जेड हमने फाइंड कर लिया दोनों चार्जेस की वजह से, तो वो हमने ऐड कर लिया और उसको एप्सिलॉन नॉट का ई से मल्टीप्लाई कर लिया, तो सिग्मा भी आ गया। अब यहाँ पे इसको आपने सॉल्व करना है। इसको आपने सॉल्व करके थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आपने इसको काय ई की फॉर्म में लेके आना है, एलसीएम वगैरह लेके, ये आ जाएगा आराम से। अब जब ये जो आंसर आया है इसको आप उससे कंपेयर करें जो कि आपने एग्जांपल 3.1
2.10 में किया था, जिसमें आपके पास फॉर सम पर्पसेस अ कंडक्टर कैन बी बिकॉज द लिमिट इज केस ऑफ लीनियर डायलैक्ट्रिक विद आई देखें। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट थी, कंडक्टर था, उसके ऊपर हमने एक चार्ज रखा था, उस पर जो सरफेस चार्ज इंड्यूस हुआ था वो भी यही था, बस ये वाला जो काई ओवर काई प्लस 2 वाला फैक्टर है ना, ये उसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये वो सेम चार्ज इंड्यूस हुआ है जो कि इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन के अंदर हुआ था अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। तो फिर इन्होंने यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की है कि फॉर सम पर्पसेस कंडक्टर को हम एज अ लिमिटिंग केस भी ले लेते हैं लीनियर डायलैक्ट्रिक का, मतलब काई ये वाला जो 4.50 इसमें अगर आप काई ई को इन्फिनिटी पुट करें तो वो लीनियर डायलैक्ट्रिक का केस बन जाता है। देखें कैसे, अगर काई इन्फिनिटी ले रहे हैं आप, तो आप काई ई को डिवाइड कर दें ऊपर और नीचे, इधर से भी ना काई ई को इधर और इधर और इधर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, काई इन्फिनिटी है तो ये हो जाएगा 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1। दिस मीन कि अगर आप काई ई को इन्फिनिटी पुट कर दें तो आपके पास वही सरफेस चार्ज इंड्यूस आ जाएगा जो कि कंडक्टर के लिए आता है। इज़ ऑफन अ यूजफुल ट्रिक, ट्राई अप्लाइंग टू एग्जांपल 4.5, 4.6 एंड 4.7 पे भी आप अप्लाई करके आप लिमिटिंग केस और अ कंडक्टर के लिए फाइंड कर सकते हैं वही चीज़ें जो आपने डायलैक्ट्रिक के लिए फाइंड किए ना, एग्जांपल 4.5, 4.6 एंड 4.7 में। तो इट्स मीन कि आपके पास डायलैक्ट्रिक वो है जिसकी कंडक्टर वो है जिसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, एविडेंटली द टोटल बाउंड चार्ज, क्योंकि अब आपके पास Q अगर आपने फाइंड करना है तो सिग्मा को आप विद रिस्पेक्ट टू डी ए जो है वो इंटीग्रेट कर लें, तो ये आपके पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए आप पोलर कोऑर्डिनेट्स को एक्चुअली यूज़, स्फेरिकल भी नहीं पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हुए आप इसको फाइंड कर लें और यहाँ से आपके पास QB आ जाएगा, और फिर यहाँ से QB से या फिर आप इसको सिग्मा बी डी ए से यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एज इन द केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स देयर इज़ अ नाइसर सोल्यूशन बाय मेथड ऑफ इमेजेस। Indeed, if we replace the dielectric of a point charge QB at the image position this, we have this। अगर मतलब मेथड ऑफ इमेजेस में हमारे पास सिंपल, अगर आपके पास मेथड ऑफ इमेजेस में जैसे आपने किया था ना कि मतलब जो ऑपोजिट चार्ज जो सरफेस पे इंड्यूस हो रहा था उसको आपने ले लिया था, पूरी अपनी कन्फिग्रेशन को जो है वो कंडक्टिंग प्लेन को रिप्लेस कर दिया था उस इमेज चार्ज से। तो इस केस में अगर आप अपना इमेज चार्ज को QB ले लें तो फिर ऑब्वियसली आपके पास पोटेंशियल इस तरीके से आ जाएगा। तो मीन वाइल एट दिस एट 0 अगर आप अपना पॉइंट Z जो है वो ले लेते हैं, सॉरी अपना जो पॉइंट Z नहीं, अगर आप अपना मीन वाइल एट चार्ज Q प्लस QB एट दिस 0 0, अगर आप X को भी 0 ले लें, Y को भी 0 ले लें और Z जो है वो D हो जाए, बेसिकली यील्ड्स अ पोटेंशियल। मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये, तो खैर आपके पास जो पोटेंशियल आया फॉर Z ग्रेटर देन 0 के लिए आया ना, तो अगर आपके पास आप ये सपोज कर लें कि आपके पास टोटल चार्ज Q प्लस QB है और वो पड़ा है आपके पास 0 0, मतलब Z एक्सिस के ऊपर पड़ा है, तो फिर उसकी वजह से जो पोटेंशियल है फॉर Z लेस देन 0 के लिए, मतलब अबव द प्लेन एक किसी पॉइंट के ऊपर Q प्लस QB टोटल चार्ज पड़ा है एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसकी वजह से डाउनवर्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो आपके पास इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशंस हैं, एक अबव के लिए और एक बिलो के लिए, टेकन टुगेदर इक्वेशन 4.52 एंड इक्वेशन 4.53 constitute a function which satisfied Poisson equation with the point charge Q at this। तो बेसिकली आपने क्या किया कि आपने ये जो दोनों इक्वेशंस हैं जो कि Z लेस देन 0 और Z ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास पोटेंशियल है, कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो सेटिस्फाई करे पॉइजन इक्वेशन को विद द पॉइंट चार्ज Q, जिसमें पॉइंट चार्ज Q जो है वो इस डिस्टेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, विच गोज़ टू 0 एट इन्फिनिटी, और वो आपके पास फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाए, विच कॉन्टीन्यूस एट द बाउंड्री Z इज इक्वल टू 0, और वो Z इज इक्वल टू 0 के ऊपर कॉन्टीन्यूस हो एट द बाउंड्री, और उसका नॉर्मल डेरिवेटिव जो है
वो उसमें डिसकॉन्टीन्यूटी हो, जैसे पोटेंशियल के केस में होता है। पोटेंशियल खुद जो है वो कॉन्टीन्यूस होता है और उसका डेरिवेटिव जो है वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है। और जब वो डिसकॉन्टीन्यूटी किसके बराबर होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। मतलब ये आपको ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है इसको आप इस तरीके से समझ लें। इसको आप पाइजन इक्वेशन से करिए। तो हमने खैर लैप्लास इक्वेशन, खैर यहाँ पे तो खैर हमने लैप्लास भी अप्लाई नहीं किया, हमने तो सिंपल कूलम लॉ किया। हमने कहा इतना सरफेस चार्ज उसके ऊपर इंड्यूस होगा और उस सरफेस चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से ये फोर्स इस पर लगेगी। तो वहाँ से खैर हमने सिग्मा भी फाइंड कर लिया। खैर पहले हमने फील्ड फाइंड कर ली, तो फिर उधर से हमने सिग्मा भी फाइंड कर लिया, तो फिर वहाँ से क्यू भी फाइंड कर लिया। वी वुड ऑफ कोर्स ऑब्टेन द फील्ड ऑफ सिग्मा। जब आपके पास सिग्मा भी आ गया तो आप उसकी वजह से भी फील्ड जो है वो दोबारा से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। तो बेसिकली आपके पास फिर आगे इन्होंने कहा कि जैसे आपके पास कंडक्टिंग प्लेस के केस में आपके पास जो मेथड ऑफ इमेजेस का था, उसमें आप क्या करें, इसमें आपके पास जो चार्ज इंड्यूस था वो क्यू था। तो इस केस में आपके पास जो डाइलेक्ट्रिक है उसको आप रिप्लेस कर दें बाय सिंगल चार्ज क्यू बी, जो इमेज चार्ज है, जो पोजीशन किस पे पड़ा हुआ है? 0 0 माइनस टी, जैसे उस केस में था। जितनी ऊपर पोजीशन के ऊपर एक एक्सटर्नल चार्ज पड़ा था, उतने ही डिस्टेंस पे बिलो द बाउंड्री आपने एक वो चार्ज रख दिया जो कि उस सरफेस के ऊपर इंड्यूस हो रहा था। ठीक है, फिर उसकी वजह से आउटसाइड किसी पॉइंट पे पोटेंशियल आपने कह लिया। और फिर आपने दूसरी ये चीज़ ले ली कि अगर सपोज आप सपोज करें कि जो क्यू प्लस क्यू बी टोटल चार्ज है जो कि किसी पोजीशन 0 0 डी पे पड़ा है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल बिलो द प्लेन ये होगा। तो इन्होंने आपको ये बताया है कि आपके पास अगर इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकें कि आपको एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो फंक्शन जो है वो सेटिस्फाइड करे पॉइजन इक्वेशन को, जिस पे पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो 0 0 डी पोजीशन पे पड़ा हुआ है और वो जो है एट इन्फिनिटी वो 0 हो रहा है, वो कॉन्टीन्यूस है एट द बाउंड्री z इज इक्वल टू 0 के ऊपर। उसका नॉर्मल डेरिवेटिव जो है वो डिसकॉन्टीन्यूट है और वो डिसकॉन्टीन्यूटी किसके बराबर है? सरफेस चार्ज के बराबर एट z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पोटेंशियल जिसको आप विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करें एट z इज इक्वल टू 0 प्लस, मतलब z से अबव और z से बिलो, और मतलब v जो आपने कैलकुलेट किया है पीछे केस में उसको आपने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z। तो अब आपके पास सिंपल क्या था, ये आपके पास था, इसमें r की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लिया और इसको आपने डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू v अगर, तो लेट्स सपोज बेसिकली आपके पास क्या आना चाहिए? सरफेस चार्ज। ठीक है, v तो खैर हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, सॉरी। तो डिसकॉन्टीन्यूटी जो है वो किसके बराबर आनी चाहिए थी? सरफेस चार्ज। और वो सरफेस चार्ज क्या होगा? बाउंड चार्ज सिग्मा बी। ठीक है, तो ये सिग्मा बी जो है 4.50 जो है वो उसके बराबर होगी। मतलब ये यही होता है ना हमारे पास बाउंड्री कंडीशन कि आपने जो है वो जस्ट अबव एंड जस्ट बिलो को इंटीग्रेट किया अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस भी सरफेस के अलॉन्ग आप ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन के अलॉन्ग, और फिर उसको आपने माइनस एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास सरफेस चार्ज आ जाएगा जो हमने कहा कि हमारे पास सिग्मा बी के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको यहाँ पे बताना ये मकसद है कि बेसिकली आपके पास जो पोटेंशियल है वो ऐसा फंक्शन है इस केस में जो कि आपके पास कॉन्टीन्यूस हो रहा है बाउंड्री के ऊपर, उसका नॉर्मल डेरिवेटिव जो है वो डिसकॉन्टीन्यूट है और वो जो है आपको दे रहा है सरफेस बाउंड चार्ज दे रहा है जब आप उसकी डिसकॉन्टीन्यूटी देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो है ना बेसिकली ये जो दो आपने पोटेंशियल फाइंड किए हैं इनको इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक्चुअली बात ये है कि ये जो आपने दो पोटेंशियल्स फाइंड किए हैं उसको इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन टेकन टुगेदर इक्वेशन 4.52 एंड 4.52 कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शन, ठीक है, विच सेटिस्फाइड पॉइजन इक्वेशन विद द पॉइंट चार्ज q दिस which goes to 0 at infinity, ठीक है, which is continuous at the boundary z is equal to 0 and whose normal derivative exhibits the discontinuity appropriate to a surface charge sigma b at z is equal to 0। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दिस इज़ द करेक्ट पोटेंशियल फॉर, मतलब अगर आप इसको सॉल्व करें
तो ये आपके पास सिग्मा बी आ रहा है जो पिछले केस में आपने फाइंड किया। मतलब ये जो इक्वेशन 4.52 और 4.53 है इसको विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करके अबव एंड बिलो वाले पोटेंशियल्स को एंड देन फिर आप उनको सॉल्व करें तो ये आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग दिस द करेक्ट पोटेंशियल फॉर आवर प्रॉब्लम इन पर्टिकुलर द फोर्स ऑन Q इज़, तो फोर्स जो है वो ऑब्वियसली आपके पास दो, अगर एक को आपने 0 0 माइनस टी पे रखा हुआ है और एक को 0 0 प्लस टी पे रखा हुआ है तो उसके दरम्यान में फोर्स आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। I do not claim to have provided a compelling motivation for equation 4.52 and 53 like all image solution. This one owes its justification to the fact that it works, it solves Poisson equation and it meets the boundary conditions. Still, discovering an image solution is not entirely a matter of guesswork. There are at least two rules of the game. You must never put an image charge into the region where you computing the potential. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, equation 4.52 gives the potential for z greater than 0, but this image charge QB z is equal to minus t. समझ आ गई? तो उसका जो image charge था वो z minus t पे था। When we return to the region z less than 0, equation 4.53, the image charge q plus qb is at z इज इक्वल टू प्लस टी। समझ आ गई? वो उस रीजन में नहीं है जिस रीजन पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट करें। द इमेज चार्ज मस्ट ऐड अप टू द करेक्ट टोटल इन ईच रीजन। मतलब इमेज चार्ज ऐसा होना चाहिए कि द इमेज चार्ज, जो दूसरा पॉइंट ये, द इमेज चार्जेस मस्ट ऐड अप टू द करेक्ट टोटल इन रीजन। मतलब आपके पास हर रीजन में जो एक्चुअल चार्ज है उसके टोटल को उसको जस्टिफाई करना चाहिए। दैट्स हाई आई न्यू टू यूज़ QB टू अकाउंट फॉर द चार्ज इन द रीजन दिस आर के, मतलब इस तरीके से मुझे पता चला था कि Q में जो हूँ वो Q प्लस QB लूँ फॉर अ रीजन z इज़ लेस देन इक्वल टू 0 टू कवर द रीजन, ताकि मैं अबव वाला, मतलब हमने चार्ज इस तरीके से लेना है कि जिस रीजन की वजह से जिस जगह पे मैं पोटेंशियल फाइंड कर रही हूँ उस रीजन का जो एक्चुअल चार्ज है वो उसको कवर भी करे। मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई भी गैस नहीं ले लेना, जो एक्चुअल चार्ज है वो वही हो। ठीक है, अब ये वाला जो है वो नेक्स्ट वाला जो है, ये हमने जो टॉपिक करना है वो है एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम्स। इसकी अब मैं नई वीडियो बनाऊंगी। वैसे ये भी जो है वो काफ़ी लंबा टॉपिक है। अच्छा नहीं, ओके, इट्स गोइंग टू एंड। तो एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह।